हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एसएसटी के जनरल स्टडीज वाले पेपर के बारे में। क्योंकि आप जानते हैं ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप लोगों को देखना चाहिए। क्योंकि आगे के जो एग्जाम्स होंगे, चाहे आपके जेआईसी लेक्चरर के एग्जाम्स हों, चाहे अभी जेआईसी अल्टीग्रेड के जो एग्जाम्स बचे हुए, उनके दृष्टिकोण से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। साथियों, आप जानते हैं कि इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते वक्त इनके संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट डाटा है, हम लोग उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप उनकी पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं लिखित फॉर्म में, तो यहां पर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर लीजिए। छोटी सी फीस पे करके आप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जहां पे ये जो है सारा मैटर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। और इसके अतिरिक्त आप जानते हैं कि यहां पर संडे को टेस्ट भी होता है। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित मतलब निम्न में से कौन सा खनिज वाष्पीकरण के परिणाम स्वरूप विशेष करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनता है। तो यहां पर हम बात करें, चार ऑप्शन है। तो इसमें जो सबसे पहला है ये है आपका जिप्सम। जी हाँ, जिप्सम एक परतदार खनिज है जो मुख्य रूप से अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। इसका निर्माण विशेष करके मरुस्थलीय एवं शुष्क क्षेत्रों में जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। एक कैल्शियम का हाइड्रेट सल्फेट है और इसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए किया जाता है। राजस्थान भारत में जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ पर जो आंसर सही है वो है आपका डी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पर वो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, देख चुके हैं। यहाँ पर जलवायु स्मार्ट कृषि का मुख्य जो है लक्ष्य क्या है। तो आपको बताना भाई, यहाँ पर उत्पादकता बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना, फसल निर्यात में वृद्धि, रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देना, वन आवरण को बढ़ाना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जलवायु स्मार्ट कृषि का लक्षण, ठीक है, तो यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है उत्पादकता का बढ़ाना तथा हरित गृह गैसों को घटाना, ये आपका जो है सही विकल्प है। ठीक है, तो इसको हम लोग भी देख चुके हैं। यहाँ पर खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अनुसार जलवायु स्मार्ट कृषि के 3 मुख्य लक्षण है। कृषि उत्पादकता और आय में सतत वृद्धि करना, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल और लचीलापन विकसित करना, ठीक है, और तीसरा है यहां संभव हो ग्रीन गैसों के उत्सर्जन को कम करना या हटाना। इसलिए इसका उद्देश्य जो है खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जलवायु परिवर्तनों के प्रभावों से निपटना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सी मुर्गी की प्रजाति सबसे अधिक अंडा देने वाली। भाई ये इसको हम लोगों ने नहीं देखा था। तो ब्रह्मा, लेहार्न, मेनोरका और आस्ट्रोलार्प। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है भाई ये है लेहार्न। ये हम लोगों ने नहीं देखा था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लेहार्न विशेषकर व्हाइट हेन हार्न है, मुर्गी की एक विदेशी नस्ल है जो इटली की मूल निवासी है। यह विश्व में सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्लों में से एक मानी जाती है, जो प्रति वर्ष औसतन 280 से 300 अंडे तक दे सकती है। इसका शरीर छोटा और चुस्त होता है और इन्हें कम आहार में भी अच्छी तरह पाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। देखो यहाँ पर ये अनुच्छेद जब हम लोग पढ़ रहे थे तो कई बार हम लोग इस बात को चर्चा करते थे कि ये अनुच्छेद आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो सही है भाई वो अनुच्छेद 25 से 28। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया। बहुत बार इसको हम लोगों ने देखा है। तो अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें। ट्रिटिकेल निम्न के मध्य का संकरण या क्रॉस है, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, इनमें जो सही है वो है भैया आपका गेहूं। एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने देखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी तक हम लोगों ने 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनको देख चुके हैं, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो ट्रिटिकेल की अगर हम बात करें तो मानव निर्मित प्रथम अनाज है, इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। यह गेहूं और राई के बीच संकरण से उत्पन्न एक संकर प्रजाति है। इसे गेहूं की उच्चतम उत्पादकता और गुणवत्ता तथा राई की कठोर पर्यावरणीय परिस्थितियों और रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को संयोजित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। ठीक है, इसका उपयोग मुख्य रूप से पशु चारे और बेकरी उत्पादों में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो भाई। तो ये है आपका नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। तो एनाबिला और जोला के बीच सहजीवी संबंध, नम भूमि जो है धान की खेती, कृषि में जैव, तो इस तरीके से है भाई। इसमें आपको बताना है क्या है सही विकल्प। तो इसका सही विकल्प देखो, ये जो है आपका पहला है, सत्य है किंतु आर गलत है। ठीक है,
तो अगर हम बात करें, एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों में एनाविला एजोली नामक नील हरित शैवाल सहजीवी के रूप में रहता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। यह धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में अत्यंत उपयोगी है। इसलिए जो है ये कथन सत्य है, ठीक है। परंतु धान की फसल के लिए हल्की अम्लीय से उदासीन मृदा उपयुक्त होती है, इस अत्यधिक क्षारीय मृदा नहीं। जलोवा मृदा को अधिक क्षारीय नहीं बनाता है, बल्कि मृदा की उर्वरकता को बढ़ाता है। इसलिए क्या करता है ये, आर आपका गलत है, इसको इस तरीके से आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें यहाँ पर, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो देखिए, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, रसायन। अब आगे हम लोगों को मित्र पढ़ना है अपने जैसे लेक्चरर के लिए, तो इन जो पेपर्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इनसे सीख लेना और आगे के लिए तैयार होना, क्योंकि वो पोर्शन बहुत लंबा और बहुत अनिवार्य है। वहाँ पर बहुत सीरियसली और हमें चीज़ों को करने की ज़रूरत है। बिना वहाँ पर हम जीआईसी लेक्चरर में जीएस को अच्छे से तैयार किए हम जो है क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखें, जो सही विकल्प है मित्र ये है आपका बी, सीमेंट, ठीक है। सीमेंट उद्योग में मुख्य कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर, ठीक है, लिमस्टोन और मृत्तिका का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जैसे सिलिका, एल्युमिनियम आदि होते हैं। क्लिंकर बनने के बाद उसे जो है पीसते समय उसमें जिप्सम मिलाया जाता है ताकि सीमेंट के जमने की दर को धीमा किया जा सके, उसे कठोर होने का पर्याप्त समय मिले, ठीक है। तो इसमें जो सीमेंट है ये जो है सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन भाई, यहाँ पर देखते हैं, जुगाली करने वाले मवेशियों को एंटेरिक फर्मेंशन के दौरान कौन सी गैस बहुत बार आप देखा है, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, तो ये है भैया मीथेन, ठीक है। तो जुगाली करने वाले पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी के पेट में एक विशेष कक्ष रूमेन होता है जहां सूक्ष्म जीव भोजन का किंडन करते हैं, ठीक है, और इस प्रक्रिया को एंटेरिक फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में मीथेन गैस उत्पन्न होती है जिसे पशु डकार के माध्यम से बाहर निकालते हैं, ठीक है। मीथेन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है। देखो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का अभिरक्षक है? अभी बहुत रिसेंटली इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, प्रधानमंत्री, आंख मूंद करके आप लोगों ने किया होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। भारतीय संविधान का अभिरक्षक या संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार का कोई भी अंग संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन ना करे। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है तो संविधान के खिलाफ, तो सर्वोच्च न्यायालय से निरस्त कर सकता है न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से, ठीक है। तो इसको देखा। ऑरेंज इकोनॉमी मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रदर्शित करती है? देखो यहाँ पर, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग, कृषि एवं बागवानी, डिजिटल एवं एआई उद्योग, नवीनीकरण ऊर्जा। तो भैया रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उपयोग क्या है? ये रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग है, ठीक है। ऑरेंज इकोनॉमी शब्द का प्रयोग इसी के लिए किया गया है और यह शब्द 2013 में फिलिपे बुइट्रागो और इवान ड्यूक द्वारा प्रतिपादित किया गया है। इसमें वास्तुकला, दृश्यकला, शिल्प, सिनेमा, डिजाइन, फैशन, संगीत, सॉफ्टवेयर और विज्ञापन जैसे क्षेत्र शामिल हैं जहां बौद्धिक संपदा का सृजन होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है, अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति यानी RSP प्रारंभ की है? तो ध्यान समझिएगा मित्र, ये क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं देखा था। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो जो आंसर हमको मिला है वो है भैया उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश जो हमें प्राप्त हुआ उसके अनुसार कि उत्तर प्रदेश ने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को सुधारने और गाँवों को स्वस्थ बनाने के लिए ग्रामीण स्वच्छता नीति RSP रूरल सैनिटाइजेशन पॉलिसी की शुरुआत की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, देश में कुल प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? देखो बहुत आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ पर उच्चतम अनुपात जो है प्रयुक्त जल का उच्चतम अनुपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? घरेलू में कितना खाना खाना बनाने में यूज कर लोगे भाई, नहाने में यूज कर लोगे, ठीक है। सिंचाई, उद्योग आपको बताना है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है सिंचाई में, ठीक है। तो ये आपका सही विकल्प है। थोड़ा सा दिमाग लगाते क्वेश्चन का आंसर आराम से मिल जाता है। भारत में जल संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई का या कृषि क्षेत्र में होता है, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब सिंचाई के नहीं बल्कि कृषि के नाम से हम लोगों ने डिस्कस किया था।
तो ये सब सामान्य बात है, आपको इतना समझना पड़ेगा। देश में कुल उपयोग किए जाने वाले जल का लगभग 80 से 90% हिस्सा कृषि कार्यों में खपत किया जाता है। बढ़ती जनसंख्या की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सघन कृषि और बहुफसली खेती के कारण सिंचाई के लिए जल की मांग सबसे अधिक है। इसके बाद घरेलू और औद्योगिक क्षेत्रों का स्थान आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर, अब बताओ भाई ये क्वेश्चन, 74, 63, 52, 68, तो ये है क्या 74%। ठीक है, देखा था आपने क्वेश्चन। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 74.04, लगभग 74%। पुरुषों की अगर हम बात करें तो 82.14% और महिलाओं की 65.46। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो 64.83 और उसकी तुलना में 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि हुई थी। ठीक है, और केरल राज्य साक्षरता दर में सर्वाधिक और बिहार सबसे कम, इतना हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया। आगे देखो अगला क्वेश्चन है भाई, दंत क्षय प्रारंभ हो जाता है जब मुख का पीएच मान कम होता है। तो देखो यहाँ पर ये है आपका सही विकल्प क्या, ये वाला। ठीक है, 5.5। ठीक है, दंत क्षय या दांतों का सड़ना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है। हमारे दांतों का इनेमल कैल्शियम हाइड्रॉक्सीपेटाइड से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। जब मुंह में मौजूद बैक्टीरिया भोजन के शर्करा को तोड़कर एसिड बनाते हैं तो यह एसिड इनेमल की संक्षारित कर देता है, जिससे कैविटी बनती है। तो इस तरीके से भाई आगे देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में पर विचार कीजिए तथा इन्हें काल क्रमानुसार सबसे पहले से आखिरी तक आपको करना है। तो ये भी देखो हम लोगों ने जब अध्ययन किया हुआ था केंद्र सरकार की योजनाओं को, तब हम लोगों ने इसका डिस्कस किया हुआ था। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो पहला ऑप्शन है आपका कूट के माध्यम से, वो आपका सही है। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीएम जनधन योजना, ठीक है, तो 28 अगस्त 2014 को हुआ था, इसको हम लोगों ने देखा था। उसके बाद पीएम मुद्रा योजना, ये भी हम लोगों ने देखा था 8 अप्रैल 2015 को, लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए। उसके बाद फिर नंबर आता है स्टार्टअप योजना का, ये भैया 16 जनवरी 2016 को। और पीएम वय वंदन योजना ये 4 मई 2017 को। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी देखा था। तो देखो यहाँ पर भाई भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बहुत बार इस सब को देखा, आंख मूंद करके 42वां संविधान संशोधन लगा दो। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। यह संशोधन आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किया गया था, इसे लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, और क्योंकि इसके द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए थे, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन हुआ है। तो ये बहुत ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो ये देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, उस कूट का चुनाव कीजिए जो दिए गए वाक्य में रिक्त स्थानों की सही बताता है। तो जिस प्रकार उत्तराखंड में चिपको आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक उसी प्रकार कर्नाटक में ये भी हम लोगों ने देखा हुआ है, ध्यान होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया अप्पिको और पांडुरंग हेगड़े। दक्षिण भारत में पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए गए अप्पिको आंदोलन की शुरुआत कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में 1983 में हुई थी। यह आंदोलन उत्तर भारत के चिपको आंदोलन से प्रेरित था। इसके प्रमुख नेता पांडुरंग हेगड़े थे। जिस प्रकार सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया, उसी प्रकार पांडुरंग हेगड़े ने अप्पिको आंदोलन के माध्यम से वनों की कटाई रोकने के लिए गले लगाने, ठीक है, कन्नड़ में एपिको जिसको बोलते हैं, की रणनीति अपनाई थी। तो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो, ऑपरेशन फ्लड भला कौन भूल सकता भाई, को जाना जाता है किसके नाम, नीली, पीली, ये गुलाबी, रजत, श्वेत, कौन है भाई बताओ जरा, ये है भैया श्वेत। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। तो ये भी आप लोगों ने कई बार इस क्वेश्चन को देखा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दूध से होता है, इसे श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB द्वारा की गई थी। इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्जिन कुरियर थे, जिन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। इस कार्यक्रम ने भारत को दूध की कमी वाले देशों से दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना दिया। तो भाई देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पहला समानांतर सरकार कहाँ बनाया गया था, कई बार हम लोगों ने देखा था इसको। तो यहाँ पर देखो सतारा, बलिया, वामलुक और बलिया, ये सही आपका विकल्प है। ठीक है, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश के कई हिस्सों में ब्रिटिश शासन ध्वस्त हो गया और समानांतर सरकारें स्थापित की गई। सबसे पहली समानांतर सरकार उत्तर प्रदेश के बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। उन्होंने खुद को गांधीवादी बताया और स्थानीय कलेक्टर को सत्ता सौंपने पर मजबूर किया। इसके अलावा आमलुक और
जो कि बंगाल में, और 17 में ऐसी सरकारें बनी जिसमें 17 की सरकार लंबे समय तक चली। तो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा कब पारित किया गया? देखो 6 में, 4 में, 5 में, 7 में। बहुत बार हम लोगों ने इसको देखा है, 5 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा जो है भारतीय संसद द्वारा 2005 में पारित, जो 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। यह योजना ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों के अकुशल श्रम रोजगार की कानूनी गारंटी देता है। आगे बढ़ते लेते हैं अगला क्वेश्चन भैया। जीवाश्म ईंधन के बाद भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है आपका कौन? जल विद्युत ऊर्जा। ध्यान समझिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, भारत में ऊर्जा उत्पादन के मामले में जीवाश्म ईंधन, विशेष रूप से कोयला सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, और जीवाश्म ईंधन के बाद जल विद्युत ऊर्जा का ऐतिहासिक रूप से भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने वाला दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत रहा है। ठीक है, क्योंकि अब इसमें जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगर हम बात करें तो जीवाश्म ईंधन चूंकि भारत की बिजली का लगभग 55 से लेकर के 60% अभी भी कोयले से ही आता है। ठीक है, उसके बाद द्वितीय स्थान है जल विद्युत ऊर्जा का। यह अनवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों में सबसे पुराना और स्थिर स्रोत है। बड़े बांधों से उत्पन्न होने वाली बिजली भारत की कुल क्षमता में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रखती है। और अगर हम बात करें सौर और पवन ऊर्जा की, ठीक है, सौर और पवन ऊर्जा की, तो भाई हालांकि सौर और पवन ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन कुल संचयी उत्पादन और ग्रिड स्थिरता के मामले में जल विद्युत अभी भी एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आपको कहीं ऑप्शन ये भी सौर ऊर्जा भी मिल सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जल विद्युत ऊर्जा जो है पहले स्थान पर। बाकी परमाणु ऊर्जा, इसका उपयोग भारत की कुल ऊर्जा खपत में वर्तमान में काफ़ी कम है। ठीक है, तो इस पर काम भी हो रहा है। वर्तमान समय भारत तेजी से सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता बढ़ा रहा है, लेकिन यह पारंपरिक और स्थिर बड़े स्रोतों की बात की जाए तो जीवाश्म ईंधन के बाद जल विद्युत का ही नाम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के संदर्भ में आपको विचार यहाँ पर देना है। भारत को वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया। भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया। तो देखो ये जो इसका क्वेश्चन का आंसर है, ये यहाँ पर है 4 विकल्प। इनमें से जो सही है वो जो हमें प्राप्त हुआ वो ये है भैया, 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत को वर्ष 2026 से 28 कार्यकाल हेतु संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है। और जून 2024 में चुनाव में भारत को 1 जनवरी 2026 से शुरू होने वाले 3 साल के कार्यकाल के सदस्य के रूप में चुना गया है। और भारत को एशिया प्रशांत समूह हेतु चुना गया है। यह कथन भी सही है। ठीक है, दूसरा वाला। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? तो आपको बताना है गुरुत्वाकर्षण शून्य होने पर, गुरुत्वाकर्षण अधिक होने पर, गुरुत्वाकर्षण कम होने पर, निरंतर मुक्त पतन गिरावट की अवस्था पर। आपको बताना भाई सही विकल्प ये है। देखो यहाँ पर स्पेस लैब में भारहीनता की स्थिति कब होती है? निरंतर मुक्त पतन या गिरावट की अवस्था पर। ठीक है, तो अंतरिक्ष स्टेशन या स्पेस लैब में भारहीनता का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि वह पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में घूमते हुए निरंतर मुक्त पतन यानी फ्री फॉल की अवस्था में होता है। यद्यपि वहां गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद होता है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री और स्पेस लैब दोनों एक ही दर से घिर रहे होते हैं, जिससे उनके बीच कोई संपर्क बल नहीं होता और वे भारहीन महसूस करते हैं। आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन। ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय था। भाई बहुत बार देखा हम लोगों ने। ठीक है, लाहौर, कलकत्ता, ये बम्बई, मद्रास। तो सही विकल्प क्या है? कलकत्ता। ठीक है, ब्रिटिश भारत में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना 24 जनवरी 1857 ईस्वी को हुई। इसके तुरंत बाद बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। ये तीनों विश्वविद्यालय लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर चार्ल्स वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किए गए थे, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? तो देखो यहाँ पर चार्टर एक्ट,
ये 1853 चार्टर, 1833 रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 इंडियन काउंसलिंग एक्ट। तो आपको बताना है 1861। तो ये जो सही विकल्प है मित्र यहाँ पर इसका है सी। क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तो ब्रिटिश संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण और विनिमय स्थापित करने की दिशा में उठाया गया पहला जो कदम था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसको आप लोगों ने कई बार देखा। इसके द्वारा जो है कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली और भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पदनाम दिया गया और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला देखो यहाँ पर, यह है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संस्थान और भूमिका सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखो, ये चार हैं, इनमें से अगर हम बात करें तो सही आपका नहीं सुमेलित की बात है तो ये पहला वाला नाफेल, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी। ठीक है, अगर हम बात करें नाफेल का मुख्य कार्य कृषि उत्पादों का सहकारी विपणन करना होता है। ठीक है, अगर हम बात करें राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम को लागू करने वाली नोडल एजेंसी एपीडा, ना कि नाफेड। ठीक है, तो बाकी अन्य जो विकल्प हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। तो आगे देखो अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का नाम था क्या? जवाहरलाल नेहरू साहब, गांधी साहब, विनोबा भावे साहब, सुभाष चंद्र बोस साहब। तो आपको बताना भाई सही विकल्प है ये। ठीक है, विनोबा भावे। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। इसके प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही तो कौन है? विनोबा भावे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो उन्होंने पवनार में सत्याग्रह शुरू किया। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू साहब थे। तीसरे ब्रह्मदत्त थे। तो इस आंदोलन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता की अनिच्छा को प्रकट करना और यह दिखाना कि राष्ट्रवादी धैर्य का अर्थ कमजोर नहीं, इसे दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है, देखो यहाँ पर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेट्रा, प्रोटोजोआ। तो देखो यहाँ पर जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका यहाँ पर पहला वाला आर्थ्रोपोडा। ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जंतुओं में से लगभग 2/3 इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। इसे कीड़े मकोड़ों, मछली, बिच्छू, केकड़े, झींगा आदि शामिल है। इसमें मुख्य विशेषताएं हैं संधिपाद, शरीर का सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होना और काइटिन से बना मजबूत बाह्य कंकाल। मोलस्का जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ होता है। कौन? मोलस्का। आर्थ्रोपोडा पहले नंबर पर, मोलस्का दूसरे नंबर पर। आगे बढ़ो, ये देखो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था, कृषिगत एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, तो समाजवादी। कई बार हम लोगों ने देखा था अभी रिसेंट में भी। तो ये है भैया आपका कृषिगत एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, ये वाला आपका आंसर सही है। तो अगर हम बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था का, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है जिसकी एक प्रमुख विशेषता यह है यह कृषि प्रधान है और हम सब बचपन से पढ़ते आए हमारी कृषि प्रधान। ठीक है, तो ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था। यद्यपि वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, लेकिन रोजगार के लिए आज भी देश को लगभग जो है 45 से 50% आबादी देश की जो है कृषि और उससे संबंध क्षेत्रों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इसके अलावा भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था भी है का उदाहरण है जहां सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को मिलाकर के कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन देखो, आज़ाद हिंद फौज का समर्थन किया था। देखो कांग्रेस लीग, भारतीय स्वतंत्र लीग, मुस्लिम लीग, होम रूल लीग। भाई बताओ सही विकल्प कौन है आपका? यहाँ पर भारतीय स्वतंत्रता लीग। ध्यान समझिएगा, आज़ाद हिंद फौज ठीक है का गठन और शुद्धिकरण भारतीय स्वतंत्रता लीग के समर्थन से हुआ था। रास बिहारी बोस क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था, भारतीय स्वतंत्रता लीग के संस्थापक अध्यक्ष थे और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीयों को संगठित किया। बाद में उन्होंने INA का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। भारतीय स्वतंत्रता लीग ने INA को जनशक्ति और संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण आधार जो है प्रदान किया था। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इंपॉर्टेंट जो 30 क्वेश्चन थे उनको देखे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर चुके होंगे और PDF ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चरर के लिए पढ़ाई करिए और आप अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ें, यही शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो के से हम लेते हैं विदा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।